जो कि आज 3 दिवसीय हम लोग कॉन्क्लेव का आयोजन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज सिटी खबर द्वारा एक कॉन्क्लेव है, एक खासकर एजुकेशनल कॉन्क्लेव कर सकते हैं, जिसमें शिक्षाविद और शिक्षा से जुड़े हुए लोग यहाँ आज हैं हम सबके बीच में। सबसे पहले बार जोरदार ताली होनी चाहिए जिला औरंगाबाद के वैसे शख्सियत जो कि शिक्षा के क्षेत्र में अहम भूमिका निभा रहे हैं और जनादेश 2025 में आपका स्वागत है। जनादेश बिहार कर सकते हैं, बिहार का जनादेश किसके पक्ष में होने वाला है उसके लिए आज हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे। खासकर हमारे सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार और मैं इस कार्यक्रम को होस्ट करूंगा। सिटी खबर 2025 के द्वारा जो आज का जो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है, जिसमें वो टॉप मोस्ट प्रोफेसर हमारे बीच यहाँ पर मौजूद होंगे, जो कि अपना चर्चा परिचर्चा करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे कॉन्क्लेव जो लगातार आप देख रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्क्लेव हो रहा है। विगत कई महीनों से 6 महीनों से हर टीवी चैनल, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे सिर्फ पॉलिटिकल और पॉलिटिकल से जुड़े लोग को बुलाया जा रहा है। लेकिन ये समाज में अगर सबसे बड़ा अहम योगदान है तो वह शिक्षक है, प्रोफेसर है, जो शिक्षा को हम सबको देते हैं। उसके बाद हम ही बनते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, प्रेस रिपोर्टर, इंजीनियर, या किसी भी क्षेत्र में जाना हो तो हम ही बनते हैं। नेता भी बनना है तो शिक्षा दिया हुआ शिक्षक का ही रहता है, तभी हम लोग किसी क्षेत्र में कामयाब होते हैं। क्या चितरंजन? बिल्कुल। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं कॉन्क्लेव शिक्षक का, प्रोफेसर का एजुकेशनल कॉन्क्लेव है पूरी तरह से। तो सबसे पहले मैं इस मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे बहादुर भीम कुमार सिंह जी, HOD डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं एस सिन्हा कॉलेज। हम आमंत्रित करना चाहेंगे अनिल कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। इनके बारे में मैं बता दूं, ठीक है बैठे। इनके बारे में मैं बता दूं कि ये संस्थापक हैं हरिओम कॉमर्स क्लासेस औरंगाबाद के, और इनके द्वारा पढ़ाए गए बच्चे बिहार बोर्ड में कॉमर्स में हमेशा टॉपर करते हैं, टॉप होते हैं, और दर्जनों इनके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वह विभिन्न कंपनियों में विभिन्न जगहों पर CA का काम करवा रहे हैं, CA हैं, और इनके द्वारा CA बनाया जाता है। तो एक बार जोरदार ताली से स्वागत करवाना चाहेंगे इन्हें। हेलो, थैंक यू। मैं चाहूंगा शशिभूषण सिंह जी को आमंत्रित करना, SP सिंह, एकेडमिक डीन सिद्धियोग एंड पूर्व विभागाध्यक्ष MCA सिन्हा कॉलेज के। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं SP सिंह सर को। हम आमंत्रित करना चाहेंगे विकास कुमार सिंह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर MLS कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हम मीडिया डिपार्टमेंट के स्टाफ से चाहेंगे कि वो ससम्मान मंच तक लाएंगे सर को। मंच तक हम सबों के बीच जो अतिथि हैं, गेस्ट हैं, वो आ गए हैं। तो हम अब चाहेंगे चंदन जी से कि चंदन जी कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी को धन्यवाद देते हैं इस कार्यक्रम में आने के लिए, आभार प्रकट करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सिटी खबर के द्वारा यह कार्यक्रम जो है वह संचालित कराई जा रही है। हम सबों के बीच में हमारे जो मुख्य संपादक हैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, वह भी मौजूद हैं। तो हम चाहेंगे दर्शक दीवार में बैठे लोगों से कि उन्हें भी तालियों से एक बार स्वागत करेंगे। चंदन जी का बहुत बहुत शुक्रिया। सिटी खबर 2025 में आपका स्वागत है, वेलकम है। आइए आज हम चर्चा करने वाले हैं सिटी खबर द्वारा आयोजित कॉन्क्लेव में चुनावी जनादेश, चुनावी चर्चा। आज चर्चा होगी मुद्दे पर, बात होंगे नेताओं से नहीं बल्कि एक प्रोफेसर से। बात हम लोग करेंगे वैसे लोग से जो कि समाज को बनाते हैं, दशा और दिशा पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव है, तो है प्रोफेसर, शिक्षक। शिक्षा जगत में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, ताकि जिससे कहा जाता है कि बच्चे ही देश के भविष्य बनते हैं, तो भविष्य के बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। और आज देखिए, आज हमारे साथ सिटी खबर के आज इस कॉन्क्लेव में स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ फैकल्टीज मेंबर भी हैं, साथ साथ हमारे आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सिटी खबर के प्रधान संपादक डॉक्टर राजेश कुमार सिंह सर हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करते हैं। और हमारे सहयोगी चितरंजन, सवाल हम लोग लेंगे, जवाब इनसे, सीधा सवाल होगा सर,
आज जो चर्चा करेंगे औरंगाबाद पर ही करेंगे, क्योंकि औरंगाबाद जिला पर करने वाले हैं। औरंगाबाद जिले में कुल 6 विधानसभा हैं, जिसमें औरंगाबाद सदर, कुटुंबा विधानसभा, ओबरा विधानसभा, गो विधानसभा, रफीगंज विधानसभा और नवीनगर विधानसभा। तो सबसे पहले हम सवाल करेंगे सर अनिल सर से। माइक सर आपने अपने हाथ में ले लीजिए। आपसे सर पहला सवाल है कि क्या बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता और राजनीतिक जागरूकता के बीच क्या संबंध आप देखते हैं, और क्या शिक्षित मतदाता राजनीतिक स्थिरता में योगदान दे सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सित्योग खबर परिवार को। आप लोगों ने मुझे भी इस परिचर्चा में शामिल होने का सुअवसर प्रदान किया। चित्ररंजन जी, ऐसा है कि मतदाता तो शिक्षित हो या न हो, लेकिन जागरूक अवश्य होना चाहिए। शिक्षित कितना है, मतदान करने के लिए वो तो जरूरी है, लेकिन उससे अधिक जरूरी ये है कि वो जागरूक कितना है। और बिहार में मतदाता जो है वो शिक्षित भी हैं, जागरूक भी हैं, लेकिन बिहार का जो चुनावी परिदृश्य होता है पूरे देश में थोड़ा सा अलग हटकर होता है, क्योंकि यहां अच्छे शिक्षित लोग, शिक्षित मतदाता, बुद्धिजीवी वर्ग के मतदाता भी अंत में कहीं ना कहीं जाति वाला फैक्टर और फेक नैरेटिव जो सेट किया जाता है, कहीं ना कहीं वहां आकर अटक जाते हैं। और इसमें सिर्फ अनपढ़ मतदाता अटकते हैं ऐसा नहीं है, शिक्षित मतदाता भी अटकते हैं। तो उनको शिक्षित होने से अधिक महत्वपूर्ण जागरूक होना है। मतदाता जागरूक होंगे, उनको जाति से जो फेक नैरेटिव सेट किए जाते हैं किसी भी दल के द्वारा, चाहे वो कोई भी दल हो, हर एक दल दूसरे दल के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में, और वो टारगेटेड मतदाता के लिए बिल्कुल सिलेक्टेड नैरेटिव सेट करते हैं कि मतदाता का ग्रुप कैसा है, वहां पे कौन सा नैरेटिव इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, और वहां वो छोड़ते हैं उसको। और उसके चंगुल में ऐसा नैरेटिव जो बिल्कुल फेक है, जिसकी जब पड़ताल की गई पता चला कि कहीं से वो सही नहीं है, फिर भी उसके चंगुल में आकर लोग फंस जाते हैं। इसका उदाहरण मैं, अगर समय है तो मैं दे सकता हूं। जरूर। एक अभी छठ की बात है, मैं गया था अपने गांव पर, वहां पीडीएस की राशन की दुकान में अनाज बट रहा था। मैं एक व्यक्ति से पूछा, लेकर जा रहा था, पढ़ा लिखा लड़का लग रहा था। मैं पूछा कि भाई आप वोट किसको देने वाले हैं? बोले नहीं, अभी तो ये सब हम लोग सोचे नहीं है, हमने ये राशन समय से मिल जाता है। तो लगे हाँ समय से मिल जाता है, कुछ कम कुछ ज्यादा ऐसे करके, चलिए मिल तो जाता है, फ्री मिलता है। तो हाँ, किसने दे, ये किसकी योजना है? बोले ये तो मोदी जी की योजना है। वहीं पे एक बूढ़ी माता थी। बोले क्या माता जी, राशन मिल जाता है समय से? हाँ बाबू मिल जाए, ठीक है मिल जाए। हमने वोट देवे ना? तो हाँ देवे ना, सब केकरा देवे वोट? तभी तो तय ना कहले ही हमें कि रवनी के नेतवा आवा है से का कहे देवेला, कहाँ देवेला कहे? अभी तो ना कुछ कहा है बाबू देवेला, कहाँ देवेला है से। तो हमने तो मोदी जी दे था राशन 4 साल से, तो देवे ना वोट? तो ना बाबू सुनी थी का तो देश में बेचे ही हती वो से सब, हाँ सब हल्ती कहे कि वो देश के देशवा के बेचा हती। वो अशिक्षित और शिक्षित दोनों तरह के मतदाताओं से मिलने के बाद बहुत तरह की बात ये
ये लोकसभा चुनाव से ही हम लोग देख रहे हैं कि संविधान खतरे में है तो देश बिक रहा है, तो देश खतरे में है। सर रोकना चाहेंगे आपको। तो इस चीज को आप मानते हैं कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी जो है वो नैरेटिव सेट करने में वो कामयाब हो जा रही है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रोपेगेंडा के माध्यम से? आपका कहना यह है? मैंने स्पष्ट कर दिया है पहले, नैरेटिव से विपक्षी ही नहीं पक्ष वाले भी सेट करते हैं। सफल कौन हो रहे हैं ये डिपेंड करता है कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ वोटर्स में कितना उनका टारगेटेड ग्रुप ऑफ वोटर्स जो है वहां सिलेक्टेड नैरेटिव कितना सही ढंग से पहुंचा दिए। उसकी सफलता जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। और साथ साथ इस हमारे कॉन्क्लेव में सबसे पहले मैं रोकना चाहूंगा एसआईटी ग्रुप के चेयरपर्सन चेयरमैन कुमार योगेंद्र नारायण सिंह जी, आपका स्वागत है। आज आप स्पेशल गेस्ट के तौर पर यहां पर हैं। मैं अब एक सवाल लेना चाहूंगा बहुत ही यंग डायनामिक फार्मेसी से जुड़े हुए मिस्टर विकास कुमार सिंह जी, आपका स्वागत है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं MLS कॉलेज ऑफ फार्मेसी औरंगाबाद, बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते हैं। सर बहुत सुंदर सा सवाल है, जैसा कि सर ने बोला, अनिल सर ने, कि अगर देश बेचने की बात कहीं प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि अगर पीएम मोदी के बारे में अगर इस तरह की बात चल रही है तो इसको मानते हैं? अगला एक मैसेज सर्कुलेट कराना या विपक्ष का काम हो सकता है, या कौन करता है? देश बिकने वाला है, देश खतरे में है, ये सब चीजें, या सच में देश बिकने वाला है, या सच में उन लोगों को डर है कि अगर मोदी जी आएंगे चाहे रहेंगे तो दिक्कत होगी? सबसे पहले राजेश सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और चेयरपर्सन सर को भी बहुत बहुत शुभकामना। सीटीओ खबर की तरफ से एक नया आयाम आप लिख रहे हैं जो दिख रहा है, और यहाँ पे जो भी आपके पत्रकार बंधु हैं इनको भी भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, जो आपका मूल प्रश्न था जो सर से किया गया कि शिक्षित मतदाता को शिक्षित होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक बात कही जाती है जब हम लोग पढ़ते हैं चौथे स्टैंडर्ड में, तो पढ़ते हैं कि क्या किसी को कुपोषित होना चाहिए या सुदृढ़ होना चाहिए। तो बात जब होती है हम लोग पढ़ते हैं कि ठीक है किसी को संतुलित आहार देना चाहिए। बात बहुत बेसिक है, संतुलित आहार की बात होती है। संतुलित आहार का मतलब होता है कि हर तरह की चीज उसे मिलना चाहिए, यानी उस आदमी का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। तो सर जो बता रहे थे शिक्षित होना और जागरूक होना, उसके साथ साथ में सर्वांगीण विकास होना। अगर आप शिक्षित हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है, बीए है, ग्रेजुएट है, समथिंग है, आप शिक्षित हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप शिक्षित हैं तो आप पूर्ण रूपेण शिक्षित हो, जागरूक हो। अदरवाइज वो शिक्षा किसी काम की नहीं होती है। ये ठीक उसी तरह से होती है जिस तरह से बिना पूंछ की गाय हो जाए। आप शिक्षित हैं लेकिन उसका महत्व कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात बताना चाहेंगे सर की बात जागरूक, हमारे जनता को जागरूक होना चाहिए। और शिक्षा सिर्फ उस मायने पे नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ पढ़े हुए हैं, हम अपनी मूलभूत सुविधाओं को समझते हैं, हमारा अधिकार क्या है हम वो भी समझते हैं, तब मान के चलिए कि ये पूर्णतः शिक्षित है। अदरवाइज किसी को सिर्फ पढ़ने के पैमाने पे नाप दिया जाए, वो शिक्षा कोई शिक्षा नहीं है। आप पूर्ण रूप से शिक्षित होना चाहिए। और जनता अगर शिक्षित होगी तो सर जो भी प्रोपेगेंडा कुछ भी बनाए, अगर वो प्रोपेगेंडा सर इसलिए बताए कि वो औरत ये बात बोली, वो इसलिए उन पे हावी हो गया क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन को वो नहीं समझ पा रही हैं। अदरवाइज अगर वो पूर्ण रूप से शिक्षित आदमी से कोई भी बात करके देखे तो वो तुरंत टटोल के बता देगा कि सच्चाई क्या है। तो इसलिए प्रोपेगेंडा फैलाना सबका काम है। प्रोपेगेंडा से चुनाव आसान होता है, विकास नहीं होता है। प्रोपेगेंडा से सिर्फ चुनाव आसान होता है, जीत में आसानी मिलती है पार्टियों को। किसी को किसी चीज की बात करिए, अगर सपोज दैट आप कोई भी मुद्दा लेके बात करिए जिसमें समूह है, और समूह को घुमाना बहुत एक शब्द दो शब्दों में बहुत आसान होता है, लेकिन जब आप विकास की बात करिएगा और ये करिएगा तो उस समय सारे समूह को घुमाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो प्रोपेगेंडा बोले कि ये प्रोपेगेंडा है, तो प्रोपेगेंडा सिर्फ इसलिए चलाया जाता है कि चुनाव बहुत इजी गोइंग जीता जा सके।
क्योंकि चुनाव जीतना और विकास की तरफ देखना दोनों में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम चाहेंगे कि दूसरा सवाल जो है वह बहादुर भीम सर से ले लें। सर से सवाल है कि क्या बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थिति को सुधारने के लिए राजनीतिक पार्टियों की घोषणा पत्र कितने व्यवहारिक है सर? धन्यवाद चित्ररंजन जी, चंदन जी, आप लोगों ने मुझे आज की चर्चा में मुझे आमंत्रित किया और चेयरमैन साहब भी बैठे हैं और आज की इस चर्चा की सबसे अहम जो हिस्सा है वो यह है कि हमारे छात्र मेरे सामने हैं और हम शिक्षकों के लिए बेहतर होता है कि जब हम अपनी बात को रखें और हमारे विद्यार्थी मेरे सामने हो और मेरे टीचर भी कलीग हैं वो भी मेरे सामने हो। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि विश्वविद्यालयों में जो पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं और उस पाठ्यक्रम को व्यवहारिक धरातल पर उतारने के लिए राजनीतिक पार्टियों का रुझान क्या होता है। तो मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहूँगा कि जब आप जो 5 ईयर प्लानिंग आप देखेंगे, 5 ईयर प्लानिंग्स भारत की पंचवर्षीय योजना, आज़ादी के बाद देश को बहुत तीव्र गति से विकास की आवश्यकता थी। तो उस समय के जो तत्कालीन या उस समय के जो विद्वान जन थे या पॉलिटिशियन थे, उन लोगों को ये महसूस हुआ कि हम देश को तीव्र गति से कैसे आगे ले जा सकते हैं। तो इस बात को अगर समझना हो तो आप पंचवर्षीय योजना को देख सकते हैं। तो खैर ये हमारी अतीत की बात है, आज भी वो चल रही है, लेकिन मैं इस पर सरकार के रवैये के प्रति मैं बिल्कुल डिसमल हूँ, निराश हूँ, क्योंकि विश्वविद्यालय का उद्देश्य होता है कि हम पाठ्यक्रम को कॉलेज तक ले जाएं, लेकिन एक बहुत बड़ी गैप होती है शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ में। जो पॉलिटिशियन हैं और जो टीचर हैं या जो शिक्षा प्रदान करने वाले जो शख्सियत हैं, उनके बीच एक गैप दिखती है। वो गैप कैसे दिखती है? एक संस्थान चाहती है कि हम इस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करें, तो उस पाठ्यक्रम को लेकर के जब वो आगे चलते हैं तो कई ऐसे दरवाजे हैं जिसके बारे में आप जानकारी है कि मैं इस दरवाजे पर जाकर के अगर नॉक करूंगा तो यहां से अवसर खुलेंगे, लेकिन वहां पर पॉलिटिकली इतना हस्तक्षेप होता है कि मानो ऐसा लगता है कि आप किसी प्रस्ताव को लेकर जाते हैं तो वहां आपको ये कहा जाता है या ऐसा प्रतीत होता है कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। जिस प्रस्ताव को लेकर आप आए हैं, जिस बिंदु को लेकर के आप आए हैं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है इस देश को। मैं मिसाल के तौर पर आपको बता सकता हूं कि जब 1991 जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई थी, उसका उद्देश्य यही था कि पूरी दुनिया एक ओपन स्काई, मतलब एक स्काई हो जाए, एक छत के नीचे आ जाए। तो उसका उद्देश्य यही था कि हमारे आपके बीच कोई बैरियर नहीं हो, और बैरियर है भी तो उसको रिड्यूस कर दिया जाए, रिलैक्स कर दिया जाए। लेकिन यह सैद्धांतिक तौर पर तो ये बातें कही गई या लिखी गई, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर ये बातें उतर नहीं है। आज उसका खामियाजा संस्थान को भुगतना पड़ रहा है, आज उसका खामियाजा संस्थान को भी भुगतना पड़ रहा है, विद्यार्थी को भुगतना पड़ रहा है और समाज को भी भुगतना पड़ रहा है। आप जानते हैं, हम विश्व की बात नहीं करेंगे, विश्व के देशों की बात नहीं करेंगे, हम इंडिया की ही बात करेंगे। आप पुणे चले जाए, दिल्ली चले जाए, बेंगलुरु चले जाए, वहां जो विश्वविद्यालय जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वहां जो शिक्षा व्यवस्था है, तो भारत के कुछ स्टेट्स हैं जहां के पॉलिटिशियन शिक्षा के मर्म को समझते हैं कि देश की उन्नति नहीं, एक व्यक्ति की उन्नति शिक्षा से ही संभव है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा आग को स्पर्श करने की कोशिश करता है,
क्योंकि महज उसे इस बात का एहसास नहीं है कि आग में उंगली डालने पे उंगली जल सकती है, लेकिन हमें शिक्षित करना होता है बच्ची को कि आग के नजदीक मत जाओ, ये इससे आपकी उंगली जल सकती है। तो क्या है ये, हम उसे अवॉइड कर रहे हैं, उसे हम ये बता रहे हैं, उसे हम एजुकेट कर रहे हैं कि आग से दूर हो। ठीक इसी प्रकार से हमारे पॉलिटिशियन जो हैं, उनका मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मैं तो कई सालों से मैनिफेस्टो पॉलिटिकल पार्टी का देखता हूं, शिक्षा को कभी भी प्राइमरी एस्पेक्ट में नहीं रखा जाता है, उसे सेकेंडरी एस्पेक्ट में रखा जाता है, जबकि सभी कार्य मानव निर्माण के लिए ही हो रहे हैं, और मानव निर्माण का कार्य तब तक नहीं होता है जब तक कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम संचालित नहीं होंगे। धन्यवाद देश में। लेकिन सर, आपने बहुत अच्छी बात कही और हम आपके बात से सहमत भी हैं, लेकिन इस बार जो सरकार जो एजुकेशनल जो बजट होता है उसको भी कुछ कम कर दिया। खैर, आपने जो बात कही अच्छी बात, एक बार ताली होनी चाहिए भाई इनकी बात के लिए, और बहुत ही शानदार। अब देखिए, सरकार का बजट भी एजुकेशन के लिए धीरे धीरे कम रहा है, वहीं वेतन के लिए वो अच्छी बात है, राष्ट्र हित में है तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन सर का एक जो कहना था वो सही है। सर से सवाल ये किया गया था घोषणा पत्र से को सुधारने की राजनीतिक पार्टियों की क्या होनी चाहिए। अब एक सवाल मैं लेना चाहूंगा एसबी सर से, जो कि डीन एकेडमिक डीन है एसआईटी ग्रुप के, सिद्धयोग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के। सर, एक सवाल यह है आपसे कि आज का जो दौर है, जो दौर चल रहा है, देखते होंगे जातिवाद काफी हावी है, धर्मवाद काफी हावी है, कहीं पर कोई माइस समीकरण बना रहा है तो कहीं पर A to Z समीकरण बना रहा है तो कहीं पर AB समीकरण बना रहा है, यानी जातियों का जो कोडवर्ड होता है। अब है कि आपने जो शासन किया था वो जंगल राज है, आपने जो शासन किया था, एक पार्टी कह रही है कि आपने जो शासन किया था वो जंगल राज है, एक पार्टी कह रही है कि भ्रष्टाचार राज है। तो क्या मानते हैं कि पहले से तो कुछ बदला है, रोड बदला है लेकिन सोच नहीं बदला, लेकिन जो अफसरशाही है, अगर आप चले जाएं कहीं ब्लॉक में चले जाएं, कार्यालय में चले जाएं, तो वहां पर घूसखोरी बढ़ी है, इसको कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद चंदन जी, आपने इतना अच्छा सवाल उठाया, और इस तरह के सवाल का जो जवाब लोग देते हैं वो भी बड़ा डरते डरते देते हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार है का मामला है। इसमें कहीं दोमत नहीं है कि अफसरशाही बढ़ी है, इसमें कहीं दोमत नहीं है, और मुझे लगता है कि सारे लोग इससे सहमत होंगे। दुख तब होती है, अभी भीम सर बता रहे थे, जो आपका क्वेश्चन था राजनीतिक पार्टियों में का जो मैनिफेस्टो है उसमें शिक्षा का क्या स्तर है और शिक्षा की बातों को कितना वो लोग लेकर चल रहे हैं। तो सर ने बताया है कि गत वर्षों से शिक्षा का बजट भी कम रहा है, और अगर मैनिफेस्टो में अगर कुछ बातें कही भी जा रही है तो कही जा रही है कि मेडिकल कॉलेज आना चाहिए या और भी संस्थान होने चाहिए, लेकिन जो जागरूक सामाजिक परिवेश में रहने वाले जो लोग हैं, जो चाहते हैं कि इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए, तो उनके आगे जो समस्या जो आ रही है वो भ्रष्टाचार की आ रही है। अब मुझे पता नहीं है कि इस मंच से इन सारी बातों का डिस्कशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं करूंगा। सिंपल सा, अगर मैं चाह रहा हूं कि मुझे कोई फार्मेसी कॉलेज जाना है, इतनी मुश्किलें हैं, अब बिहार सरकार से अप्रूवल लेना है, आपको यूनिवर्सिटी लेना है, बिना पैसे की बात तो नहीं होती है सर। ये बहुत दुखद है, कैसे जो सामाजिक जो लोग हैं या इस समाज को मतलब शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाना चाहते हैं या हिम्मत जुटा रहे हैं, वो कैसे काम करें, मुश्किल तो हो रही है। आपने कहा जंगल राज की बात, इसमें भी कोई दोमत नहीं है, जंगल राज था। मैं केरल से एमसी किया हूं, और जब मैं ट्रेन से आता था और गया स्टेशन पे 2 बजे अगर उतरता था तो घर से कहा जाता था कि बेटा 6 बजने दो उसके बाद आना। तो इसमें कहीं दोमत नहीं कि
क्योंकि ये सही की बात नहीं, हम लोगों ने महसूस किया है, देखा है। सो अभी जो स्थिति मैं जो कहना चाह रहा हूं, जंगल राज था, अफसरशाही राज चल रहा है, तो इसका निदान किया जाए। और हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ है बुद्धिजीवी लोगों का, बहुत अच्छा वहां से प्रस्ताव आते रहता है ग्रुप में। शिक्षा में ऐसा होना चाहिए, शिक्षा में ऐसा होना चाहिए, यहाँ का राजनीतिक परिवेश बिहार का वो जातिवाद पर है, ये दूर होना चाहिए। मैंने एक छोटा सा सवाल किया ग्रुप में कि इसमें 500 बुद्धिजीवी हैं, कोई जीएम है, कोई मैनेजर है, कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पर है, आप लोग कितने लोग वोट देने आ रहे हैं? उसके बाद अभी तक उसका कोई जवाब नहीं है। तो ये जो राजनीति है उसमें बुद्धिजीवी लोगों को आगे आना चाहिए। तभी जो आप जो बात करते हैं कि शिक्षा का, तो शिक्षा का बात रखने वाले जो लोग हैं वो सिर्फ चर्चा करने से काम नहीं चलेगा। आपको सामाजिक परिवेश में आकर उसे आपको आगे बढ़ाना होगा और आपको समय देना होगा। अब किन्हीं से बात करते, मेरे भाई है, मैंने उनसे कहा कि आप छठ पूजा इस बार मत आओ भाई, चुनाव में आ जाओ। वो अपना सीएल और पीएल गिनवाने लगे, मेरा इतना सीएल है, इतना पीएल है। सो कहने का मतलब मैं बचपन से देख रहा हूं, मैं एक हिस्सा शेयर करना चाहता हूं। एक ग्रुप आया हमारे यहाँ वो सरस्वती पूजा का चंदा लेने के लिए, तो पापा ने कमेंट किया कि तुम लोग एक भी पढ़ने वाला नहीं है और तुम लोग सरस्वती पूजा मनाता है। तो उसने जो जवाब दिया कि चचा हम ही लोग हैं जो जिसके कारण सरस्वती पूजा मन रहा है, या समाज में किसी तरह की परेशानी हो रही है तो हम लोग दौड़ के जा रहे हैं, बाकी जो पढ़ने वाले हैं तो निकलते भी नहीं हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। सो मेरा कहना है कि शिक्षित होना है, सबको होना है, शिक्षा से विचार आता है, उसी से दिशा और दिशा हम लोग निर्धारित करते हैं। लेकिन सामाजिक परिवेश में भी आपको रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा जो अभी परिदृश्य जो बना हुआ है चुनाव का, और मुझे कोई कसर नहीं होगा ये बात कहने में कि पहले जितने चुनाव राजनीति में शिक्षित वर्ग के लोग थे उसमें काफी कमी आई है। और एक मतलब राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता तो एक माइंड में एक कॉन्सेप्ट पर एक परसेप्शन हो गया कि वो जरूर गवर्न होंगे। ये मतलब इसका जो एक माइंड में जो ये बनता जा रहा है एक डिजीज की तरह नैरेटिव, ये अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। और इस चैनल के माध्यम से एक बात मैं और कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार पे, कि आजकल मैं देख रहा हूं कि एक आम जनमानस में इस बात की एक्सेप्टेंस होती जा रही है कि सरकारी काम करना है तो पैसा तो कुछ लगेगा ही लगेगा। कितनी बड़ी बात है, एक आम जनमानस में इस बात का एक्सेप्टेंस होते जा रहा है कि पैसा तो लगेगा ही काम करना है तो। कितना बड़ा लोकतंत्र पे पहुंचा है। तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है। और आज हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं। हाँ चंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के लिए एक बार ताली होना चाहिए। देखिए बहुत ही हर बात प्रोफेसर डॉक्टर्स कभी भी खुलकर कोई बात बोलते नहीं है, और खासकर जब राजनीति से जुड़े मुद्दे हो तो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कारण है वो अपने प्रोफेशन में ही अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन सर ने एक बात कही, बहुत अच्छी बात कही, कि आज का जो दौर चल रहा है राजनीति से लोग हटते जा रहे हैं। अब देखिए कि एक नेता को सुनने के लिए लोग जाते थे, अब भोजपुरी के कुछ सिंगर और डांसर्स को बुलाकर भीड़ लगाया जा रहा है। आप देखा होगा, अपने चुनाव को देख रहे होंगे, जितने भी आप कहीं कहीं रील्स वायरल हो रहे होंगे, तो भीड़ लगाने के लिए क्या किया जा रहा है, नेता को नहीं भीड़ लगाने के लिए स्टार को बुलाया जा रहा है, उस तरह के लोग को बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बुद्धिजीवियों का एक वर्ग है वो हटता जा रहा है। और सर ने एक बात बहुत अच्छी बात कही थी कि आपका उसमें सहभागिता होनी चाहिए। तो कैसे होनी चाहिए, जैसा कि चुनाव हो रहा है, गर्मी का जब दिन रहेगा तो जो एसी वाले लोग रहते हैं, छोड़ो ना, हटाओ ना, बाद में जाएंगे। सर ने बहुत अच्छी बात कही। लेकिन
इस बार का वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और हमें भी उम्मीद है कि जो दूसरे चरण का जो वोटिंग हो रहा है सर, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। और आपसे भी मैं अपील चाहूंगा कि आप भी अपील करें। बिल्कुल बिल्कुल, इस मंच के माध्यम से उन सारे मतदाताओं को एक संदेश देना चाहता हूं, मतदान जरूर करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। और वैसे मतदाता जो इस बार पहली बार मतदान करेंगे वो भी निश्चित बूथ पे जाएं और सब काम छोड़कर सबसे पहले मतदान करें। और आसपास के भी जो लोग हैं उनको भी जागरूक करें। और अभी सर ने कहा कि जो पहला जो मतदान हुआ काफी अच्छा परसेंटेज रहा और ये काफी अच्छा संदेश है लोकतंत्र के लिए, और वो परसेंटेज इस बार और बढ़ना चाहिए, वही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद सर। जो सवाल चंदन जी ने एसपी सर से किया था उसमें अनिल सर इच्छा जाहिर कर रहे थे कि सर पहली जो सरकार थी वो उसे जंगल राज का दर्जा दिया जाता है और अब जो सरकार चल रही है उसमें भ्रष्टाचार नहीं, लेकिन आप उसमें कहना चाह रहे थे, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी प्रतिक्रिया उस पर जाहिर हाँ, चर्चा है, चर्चा में अपनी बात रखनी चाहिए शॉर्ट में ही, क्योंकि अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन राउंड के लिए, इसलिए बोल रहे हैं। जो आपका प्रश्न था एसबी सर ने स्पष्ट कर दिया। मुझे लगा कि इसमें स्पष्टतया हम लोग को भी बोलना चाहिए। मानते हैं हम शिक्षक हैं, समाज हम लोगों को बुद्धिजीवी वर्ग के नजर से देखता है, उसके पहले हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं, उसके पहले हम भारतीय हैं, उसके पहले फिर हम बिहारी हैं। बिहार की अस्मिता, अगर हमें कोई कमी है, मेरे अंदर कोई कमी है और जिसे हम परखते हैं, तो उसको जब तक हम चर्चा में लाएंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं, बोलने से हिचकेंगे, तब तक वो दूर नहीं हो पाएगी। आज बात हर जगह चल रही है परिवर्तन की। हम लोग भी इनोवेशन पढ़ाने वाले लोग हैं, समय के साथ और चेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसे अपना रोजगार व्यवसाय चलाना है, तो भी ये देश भी चेंजिंग इन्वायरमेंट में चलाना है। चेंजिंग तो आना ही चाहिए, परिवर्तन जरूरी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये परिवर्तन तो हो ही रहा है, क्योंकि ये जनरेशन में 90 के दशक में, 1990 के दशक में मैं कॉलेज का विद्यार्थी था, तो मैं और एक समझदार विद्यार्थी था। मैं देश, अपने राज्य प्रांत की स्थिति और उसको समझने का मैं प्रयास भी करता था। मैं जिन चीजों का, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे रोडवे की व्यवस्था हो, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था हो, मैं तो 90 के दशक में पूरी तरह से देखा हूं। तो मुझे क्या लगता है कि सच में बदलाव तो हो रहा है। बदलाव होना नहीं चाहिए, बदलाव का तो दौर शुरू हो गया है, 2005 के बाद से ही शुरू हो गया है, और अब तो रफ्तार भी पकड़ लिया है। चलिए सर, हम समझ गए, इस सारे इशारे में आपने बहुत सारी बात कही, आप तो समझदार हो, समझ जाएंगे। विकास सर, विकास सर, शशिभूषण सर बहुत अच्छा पॉइंट बोले, बहुत हिम्मत करके बोले। ऐसा नहीं है, बहुत कलेजा चाहिए बोलने के लिए, जो शब्द वो बोले एक बार ताली होना चाहिए, और हिम्मत की बात है तो ताली बजनी चाहिए। बहुत हिम्मत की बात है सर, ऐसा नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है, इसको जस्टिफाई किए सर कि भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। दैट्स मीन्स लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बिना पैसा दिए हमारा कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो सर उस विकास पे ये बहुत बड़ा कालिक हो जाएगा अगर लोग ये मान ले कि ये शिष्टाचार है, भ्रष्टाचार नहीं है। और रही बात, अनिल सर अभी विकास की बात किए, तो ये सर क्रमिक विकास होता है, जैसे अनुवांशिक विकास, लोगों का विकास हुआ, पहले बंदर थे फिर आदमी हो गए। तो सर ये बेसिक सुविधाओं का विकास को हम विकास उस पैमाने पे नहीं मानेंगे। अगर हमारी जनता, हमारे बुद्धिजीवी लोग उस चीज को विकास मान ले, अपने मूलभूत सुविधाओं को विकास मान ले,
तो ये भी मान के बैठ जाएं कि वो देश के हमेशा निचले पायदान पे बिहार को देखना चाहेंगे, तभी उस विकास को ये विकास मान के बैठ जाए कि हमको रोड अच्छा मिल रहा है, हमको पानी अच्छा मिल रहा है, हमको बिजली अच्छा मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है, हमको खाने के लिए रोटी मिल रहा है। अगर इस विकास को हम विकास मान के बैठते हैं तो फिर सर हम कैसे बोलेंगे कि हम केरल से आगे निकलना चाहते हैं? हम कैसे बोलेंगे सर हम यूपी से आगे निकलना चाहते हैं? पूरा देश घूम के आओ, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि रोड खराब है। हम बहुत घूमते हैं, कोई देख के आए कि कहीं रोड खराब है। सर एक बात बहुत अच्छी बोल रहे थे कि कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, उसमें नाम ये ले लिए फार्मेसी का, फार्मेसी के हम भी मेंबर हैं, तो कॉलेज खोलना चाह रहे हैं। 2018 में मात्र 3 कॉलेज था, 18 बहुत पीछे नहीं है, 5 से 6 साल पहले हम लोग सिन्हा कॉलेज में पढ़ाते थे सर, जिसको याद होगा। 2018 में हम लोग हिम्मत किए 2-4 प्रोफेसर लेके कि एक फार्मेसी कॉलेज खोला जाए। ये थोड़ा सरकार के नजर में नहीं था, हम लोग खोल लिए। 2020 में 80 कॉलेज खुला, ठीक है, लेकिन अभी जब लोग खोलना चाह रहे हैं तो सबके नजर में आ गया, अरे खुलेगा तो रोजगार मिलेगा भाई, इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? सरकार को एक लाइन लिख के देना है कि फलाने जगह में फलाने जिला पे अगर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन या यूनिवर्सिटी खुल रहा है तो यूजीसी मान्यता देती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। विकास जी, इस पर मैं आपको ये कहूंगा, ये विकास जी अच्छी बात कर रहे हैं। जैसे ये तो सभी ये चर्चा के दौरान कहा कि फार्मेसी कॉलेज खुले या इंजीनियरिंग मेडिकल, तो एक बात उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि आखिर बिहार में पहले ऐसा क्यों नहीं था? मतलब पहले यहाँ फार्मेसी कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, बीएड कॉलेज क्यों नहीं खोल रहे थे? उसका एक रीजन था कि आजादी से लेकर के और लगभग 2003-4 तक बिहार में कोई भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्थापना नहीं हुई थी। ये जुरिस्डिक्शन रेस्ट्रिक्शन था, आप नहीं खोल सकते हैं। बिहार के बाहर जितने स्टेट थे, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन, वहां टेक्निकल यूनिवर्सिटी थे, इसलिए वहां कोर्सेज चलते थे। लेकिन यहां पर आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी आई, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी आई, तब से बिहार में बाहर है, मतलब शिक्षा का आप जिस तरह का भी आप कोर्स संचालित करना चाहते हैं, अगला जोड़ सकते हैं आप, बिहार में बाहर है, अगला लाइन भी आप जोड़ सकते हैं। सर भीम सर से सवाल है सर, जब हम लोग एजुकेशनल कॉन्क्लेव के लिए बैठे थे उससे पहले हमने छात्रों से बात किया था। अभी जो वर्तमान में छात्र जो ग्रेजुएशन में एडमिशन कराए हैं या इससे पिछले साल भी एडमिशन कराया है, उनसे हमने सवाल लिया था, तो उन लोगों का कहना है कि सेमेस्टर वाइज कर देने से हम छात्रों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या इस बात में सच्चाई है सर कि जो सेमेस्टर हुआ है उससे छात्रों में परेशानी हुई है? देखिए, परेशानी ये बिल्कुल इनिशियल परेशानी, जैसे किसी भी नई चीज को जब आप प्रारंभ करते हैं तो नई चीज जब आती है, व्यवहार में जब आती है तो उसमें थोड़ी सी स्टेप वाइज प्रॉब्लम होता है। क्योंकि हम अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहते हैं, ये मानव का स्वभाव होता है, मतलब हम जिस वे में होते हैं। लेकिन वक्त के साथ परिवर्तन अगर नहीं होता है, वक्त के साथ अगर चेंजिंग नहीं आती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चूंकि सेमेस्टर सिस्टम लाने का कारण यह था कि बिहार, खास करके बिहार में जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम थे वो नहीं यहाँ चल रहे थे, जिसकी वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो पास आउट होने के बाद दूसरे स्टेट में जाते थे, तो उनसे सीधा सवाल ये होता था कि आप अर्ली कोर्स में है कि सेमेस्टर वाइज में है। तो उनके साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए और दुनिया के साथ अपनी शिक्षा की तारतम्यता को बनाए रखने के लिए और दुनिया की प्रतियोगिता में हमारे छात्र समायोजित हो जाए, इस ख्याल से सेमेस्टर सिस्टम को लाया गया है, ताकि हम स्किल बेस्ड एजुकेशन को, आप अभी का क्यूरिकुलम देखेंगे जो सेमेस्टर सिस्टम आया है, उस क्यूरिकुलम को देखेंगे तो एक विद्यार्थी अगर ग्रेजुएट ऑनेस्टली अगर हो जाता है तो उसे सभी विषय की बारीकी से ज्ञान हो जाएगी और अपने आप को मतलब जॉब ओरिएंटेड कैरेक्टर बना लेगा अपने आप को। हाँ, मैं मानता हूं कि इनिशियली प्रॉब्लम है, लेकिन ये 6, 7, 8 महीने, 1-2 साल में समस्या खत्म हो जाएगी। धन्यवाद सर। तो अब हम चलेंगे दर्शक दीर्घा में, कुछ सवाल है उन लोगों से भी लेंगे क्योंकि सवाल के लिए लोग काफी उत्सुक हैं। तो हम चाहेंगे कि अगर जो सवाल देना चाहते हैं वो अपनी उंगली को उठाएंगे, हम उनके पास माइक लेकर के आएंगे। रेज योर हैंड। विशाल सिंह चौहान। नमस्कार सर, मेरा सवाल विकास सर से है, क्योंकि आप एक युवा भी हैं और शिक्षा से जुड़े हुए हैं। सर, आज के समय में जो राजनीतिक परिदृश्य है, पहले राजनीतिक पार्टियां
मतलब ऐसे लोगों को टिकट देती थी जो पढ़े लिखे हों, जिनमें समाज को लीड करने की क्षमता होती थी, वैसे लोगों को टिकट दी। लेकिन आज के परिदृश्य में देखा जाए सर, तो ज्यादातर राजनीतिक पार्टी वैसे लोगों को टिकट देती है जो अनपढ़ है, लेकिन उनका जन समर्थन है उनके पास, वो मतलब स्टार प्रचारक हो। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? धन्यवाद विशाल जी, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है आपका। ये सुनने में लगता है कि मतलब बहुत जनरल सी बात पूछ, लेकिन ये जनरल नहीं है। ठीक है, हम मानते हैं कि पार्टियां देती हैं, पार्टियां। हम एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं इस मंच से सबको, जो भी मतदाता हैं उनको, आप वोट दें, लेकिन अगर आप बिहार बदलना चाहते हैं तो बोला जाता है कि अगर आप दूसरे को या पूरा समाज जैसा देखना चाहते हैं वैसा आप खुद बन जाइए। तो अगर आप बिहार बदलना चाहते हैं, आपको लगता है कि बिहार बदलना चाहिए, तो आप सिर्फ कैंडिडेट को देखिए और अपना सिंबल बदल दीजिए। कैंडिडेट को देखिए और सिंबल बदल दीजिए। आप सिंबल बदलना पहले सीखिए। पार्टी किसी को सिंबल दे दे, अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है तो आप बस सिंबल बदल दीजिए। आप क्यों सिंबल के गुलाम बने हुए घूम रहे हैं? बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। बने हुए घूम रहे हैं भाई, कोई मजबूरी है क्या हमारी? चलिए आप जिसको दे दिए, आप बहुत बड़े गद्दावर आदमी को दे दिए, आप बहुत सामर्थ्यवान आदमी को दे दिए। हमारा मत है, हम फ्री हैं, हम नहीं देंगे। और जिस दिन आप इस बात को कर दीजिएगा, उस दिन पार्टियां भी समझ जाएंगी कि हमको टिकट किसको देना, किसको देना है, यानी समझदारी। सिंबल बदलिए। बहुत बहुत अपना धन्यवाद। पहले दूसरा सवाल एसपी सर से आप लेंगे, सवाल अपना पूछिए। मैं शिवम सिंह राठौर मामुंजसौरी के पावन धरती से। सर, आपने नचनिया बजनिया का जो बात बोला, वो तो खासकर सर पवन सिंह पे होता होगा। किसने बोला? सर आपने खुद को बोला। अरे हम तो होस्ट है, अच्छा हम ही जवाब देते हैं। सर आपने बोला कि नचनिया बजनिया मेरा शब्द नहीं हो सकता है, मर्यादा में हम भी भाषा के बोलते हैं। हम बोलते हैं सुपर स्टार, भोजपुरी कलाकार बोले होंगे। ये भाषा हमारी नहीं है, ना हमारी मर्यादा में है। सवाल ये बोला गया था, हमने जो बोला था, हमसे जवाब लेना है या इन लोग से लेना है, ये बताइए। सर ठीक है, बोलिए। सवाल क्या है? सवाल बता दीजिए। एकदम बोलिए, फ्री हो गए। सवाल है जो हमको लग रहा है, इनको ऑब्जेक्शन है कि जो आप बोले कि गाने वाले लोगों को बुलाया जाता है, वो इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि लोग पसंद करते हैं। हम अपने एक्टर को पसंद करते हैं, हम अपने जो गाना गाते हैं या जो लोग एक्टिंग करते हैं उनको पसंद करते हैं, इसलिए उसको लोग देखने जाते हैं, न कि नेता को सुनने जाते हैं। ये जो बोल रहे थे कि आज नेताओं में उतना भी न रहा कि लोग भीड़ जुटा ले, मतलब उनको सुनने लोग जाएं। गांधी जी के लिए बोला जाता था कि 200 मीटर के अंदर गांधी के अंदर न बीच में न बैठिए, ये अंग्रेज बोला करते थे, क्योंकि आप उसी के हो जाएंगे। इसलिए इन्होंने कहा कि आज वो भी नहीं हो रहा है। हमारे नहीं जो आपके पत्रकार बंधु है ये बोले कि इसलिए क्योंकि आज उनका सहारा लेना पड़ रहा है, अदरवाइज लोग सुनने भी नहीं आ रहे हैं। इसलिए राजनीति का स्तर थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, विद्यार्थी हैं। देखो, दो वर्ड होता है, आप साइकोलॉजी में दो वर्ड होता है, एक होता है ओपिनियन लीडर और एक होता है रेफरेंस ग्रुप। मतलब जिस विचार से या जिस व्यक्ति से अगर एक ग्रुप प्रभावित होता है तो उसको आगे ले जाया जाता है। तो चूंकि लोकतंत्र है, यहाँ मत की आवश्यकता होती है, तो चुनाव जीतने के लिए वोट की आवश्यकता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े तो ऐसे व्यक्ति को आगे लाया जाता है जिसके विचार, मतलब जिसका ओपिनियन लीडरशिप आगे बढ़ा रहा हो, या जिसके व्यवहार हैं वो उसके व्यवहार से ग्रुप प्रभावित हो रहा हो, तो उसके तहत ये आता है। तो ये साइकोलॉजी के दो टर्म को याद रखेंगे तो कभी आपको ये पार्शियलिज्म नहीं लगेगा कि एक्टर इसमें आ रहे हैं, सिंगर्स आ रहे हैं या डांसर आ रहे हैं। नहीं, आप रेफरेंस ग्रुप, चूंकि विषय राजनीति जो विषय है या अपना जो लोकतंत्र है उसमें मत का इंपॉर्टेंस होता है। जिसके पक्ष में ज्यादा मत होंगे वो विजेता माना जाता है। तो उसमें ओपिनियन लीडर और रेफरेंस ग्रुप, अभी ये दो फैक्टर वहां काम कर रहे हैं, ये दो पर ही अभी काम चल रहा है। बाकी संशोधनों का तो देखा जाएगा। सवाल मैं एसबीजी सर से एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैं बिमलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज फार्मेसी। सर के द्वारा कहा गया कि
कलाकार के द्वारा भीड़ लगाया जा रहा है। तो इस लोकतंत्र में जो कलाकार होते हैं एक राजनेता के रूप में भी है, जैसा कि तमिलनाडु की राजनीति में एमजीआर साहब का बहुत बड़ा नाम है। अगर एसपी सर से सवाल कर रहे हैं तो कुछ ऐसा एसपी सर से रिलेटेड सवाल कीजिए। मैंने द्वारा जो कहा गया, अच्छा कलाकार पे मैंने टिप्पणी नहीं किया सर आप पूछिए। तो ये जो कलाकार हैं इनके अंदर भी एक प्रतिभा है, बिल्कुल बिल्कुल। और तमिलनाडु के राजनीति में एमजीआर सर जो कलाकार थे वो एक बहुत बड़ा रोल है। और जैसा कि उन्हीं की शिष्या थी जयललिता जी, जो कि एक छाप छोड़ के गए। मैं सर से ये पूछना चाहता हूं कि आजकल जो कलाकार हैं जो मंच पे दिखाई दे रहे हैं, पहले लोग मंच पे दिखाई देते थे, आज हमारे राजनीतिक मंच पे दिखाई दे रहे हैं, तो इनको तो हायर राजनीति दल कर रहा है ना, और वो राजनीति दल कर रहा है जो कि किसी पार्टी विशेषज्ञ जो लोग हैं वो अनपढ़ हैं, उनसे तो ये बेटर है। बिल्कुल इनके पास एक कला तो है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो राजनीतिक दल है ये लोग तो पैसे पे हायर कर रहे हैं, पैसे पे चुनाव टिकट दे रहे हैं, पैसे पे लोगों को इनको हायर कर रहे हैं। तो राजनीति में हर क्षेत्र के लोग आना चाहिए कि क्या इन राजनेताओं के बारे में कुछ वो कलाकार हो या शिक्षाविद हो, सारे लोगों को भागीदारी जरूरी है और मैं इस बात को मानता हूं। एसपी सर का कहना है कि राजनीतिक में सबका अधिकार है, लोक कलाकार है, और लोकतंत्र में सबका अधिकार है उनका के लिए। गाना कला है तो उसी से वो अपना दिखाएंगे कला। जी जी नहीं, लेकिन जनता चुनती है ना, लोकतंत्र है। और इसी बात की चर्चा के लिए लोकतंत्र में वोट देकर उनका अधिकार है। अगर देखिए राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बनी थी बिहार की, तो वो नहीं कोई भी बना था तो प्रक्रिया से ही बनता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। खैर एक मैं चाहूंगा एक सवाल। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ देखिए, कलाकार पे कभी तो ऐसा है, चाहे गायक हो या और दूसरे कलाकार हो, या वो विशाल जी ने पूछा था सर से कि जो दबंग हो, चाहे आर्थिक रूप से दबंग हो या वैचारिक या बौद्धिक रूप से दबंग हो, या जिनकी अपना गैंगस्टर हो, उनको क्यों राजनीति के फ्रंट में लाया जा रहा है। एक आप पहले पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे, अब नहीं है, उनका एक स्टेटमेंट में सुना था कि पहले उनके पास नेता लोग जाते थे, किस लिए जाते, नेता लोग के पास पहले इन लोग जाते थे अपने संरक्षण के लिए, कि हम जो करते हैं समाज में उससे संरक्षण प्राप्त होगा मंत्री या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी लोग से। बाद में जब उससे निचली पायदान पर राजनीति आई तो नेताजी लोग आने लगे, उनको बुलाने लगे अपने संरक्षण के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी उनसे करवाना चाहने लगे। तो इनको लगने लगा, चाहे वो सिंगर हो, चाहे वो जिनको आप गुंडा कह रहे थे या दबंग कह रहे थे, उनको लगा कि जब मैं आपको संरक्षण दे सकता हूं और संरक्षण दे करके, या मैं अपने बल पर, अपने बाहुबल पर जब मैं आपको नेता मंत्री बना सकता हूं तो मैं खुद क्यों नहीं बन सकता हूं। और इसी क्रम में अब वो आगे आने के लिए वो अपना दावादारी पेश करने लगे, और नेताओं के सामने भी मजबूरी हो गई कि उनको अब ला रहे हैं, तभी उनके पास भीड़ आ रही है। सही बात है। तभी उनके पास मतदाता या डर से या लालच में, धन के लालच में या मारपीट के डर से उनको मत देने के लिए तैयार हो रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप सभी लोगों ने इस कार्यक्रम में आकर शोभा बढ़ाया। हाँ, कार्यक्रम की एक सर खूबसूरती है हमारी कि जब हम लोग कार्यक्रम को अंत करते हैं तो हमारे पैनलिस्ट जो बैठते हैं उनसे हम लोग मतदान कराने को लेकर के, मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के एक अपील कराते हैं। तो हम चाहेंगे कि बारी बारी से सारे लोग मतदान को लेकर के अपील करेंगे।
देखिए ये बहुत अच्छा, हम ये बोलना ही चाह रहे थे क्योंकि मैं नोडल अफसर हूँ इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब अपने कॉलेज का, और ये तो मुझे दायित्व ही मिला हुआ है, और डिस्ट्रिक्ट का नोडल अफसर भी हूँ इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब का डीएम साहब का। तो ये तो मेरा दायित्व ही है कि मैं सबको मैं ये अपील करता हूँ कि वोटिंग करें, लेकिन खास करके जो न्यू वोटर्स हैं, जो पहली बार मत करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल मत करें, और जाति धर्म संप्रदाय और बिना किसी प्रलोभन में आए आप अपने मत का प्रयोग करें। आप अपने भविष्य के लिए, अपने बेहतर, आप अपने विकास के लिए, चहुमुखी उन्मुखीकरण के लिए आप मत करें। बिल्कुल आप स्वयं भी अपना मतदान करें और दूसरों को भी मतदान करने के लिए आप प्रेरित करें, क्योंकि आपका एक मत बहुमूल्य है। इससे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है और आपके एक मत से हमारा राष्ट्र पथभ्रष्ट भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा संक्षेप में अनिल से कि करेंगे। हम लोग लगभग 1 महीना से अधिक से कुछ औपचारिक कुछ अनौपचारिक संगठन, सामाजिक स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से और मतदाता जागरूकता के लिए कई ऐसे अभियान या कार्यक्रम चला रहे थे। तो ये अब तो उसमें हम लोग यहां तक भी आग्रह कर रहे थे कि अभी ये पर्वों का जो एक श्रृंखला चल रहा है, दीपावली से लेकर छठ पूजा तक, जो हमारे यहाँ के मतदाता हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे पड़ोसी हैं या हमारे कलीग्स हैं, अगर 100-150 किलोमीटर की दूरी पर कहीं उनका कार्यस्थल है तो उनको हम आग्रह करें कि आप आ जाएं और 11 तारीख को आप मतदान करके वापस चले जाएं। हाँ, जो बिल्कुल फिजिबल नहीं है आना, केरल में रह रहे हो, साउथ इंडिया में रह रहे हो, पुणे में रह रहे हो, वहां से मतदान करने आना बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं लग रहा हो, तो उनको छोड़कर अब देख रहे हैं या अभी बात आई भी कि जो लोग आए थे, बिहार कहां जा रहा है, रसातल में जाए उसकी चिंता नहीं। और वो कौन लोग हैं? अगर तुलनात्मक दृष्टि से उनका आप व्यक्तिगत परिचय लेंगे तो अधिक बुद्धिजीवी ही होंगे, जो कहते हैं अरे छोड़ो हमारा इतना अर्जेंसी है, वहां ड्यूटी छूट जाएगी, हाजिरी कट जाएगी, सीएल नहीं बचा है, बिहार कहां चला जाएगा, इसकी चिंता सही कहा। लेकिन जो हैं, जितने यहां रह गए हैं या जो यहां से बाहर नहीं हैं, उनके लिए तो हम लोग का एक ही स्लोगन है कि पहले मतदान फिर जलपान। भीड़ आने से, क्योंकि उसी में से एक वर्ग है जो लंबी पंक्ति देख करके बूथ पर जाकर भी वापस आ जाता है। जो धूप के दिनों में अगर मतदान हुआ था, लोकसभा के चुनाव का अनुभव आया है कि 6 चरण में मतदान थे, पहला चरण में वोट प्रतिशत कितना कम हुआ था, और जब विशेषज्ञ लोग समीक्षा किए इस बात का कि इतना मत प्रतिशत क्यों नीचे गिरा, तो बात सामने आई थी उसमें कि बूथ के ऊपर जो एक वैधानिक क्षेत्र है उसके बाहरी के जो व्यवस्था है उसके कमी के कारण। दूसरे चरण में तुरंत वो जल की व्यवस्था, टेंट लगाकर छाया की व्यवस्था, सब उम्मीदवार के माध्यम से अब पार्टियां अपना राजनीतिक पार्टियां करने लगी, मत प्रतिशत बढ़ गया था। तो इसलिए वैसे मतदाताओं से विशेष आग्रह होगा बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मत का मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनमें तो एक अलग एक्साइटमेंट भी होता है, वो जरूर जाएं। और यहां जो बैठे हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटिंग करने वाले हैं, वो खुद और अपने फ्रेंड्स को जरूर इसके लिए इंस्पायर करें, वो जाएं और मत का दान करें। शुक्रिया अनिल कुमार सिंह जी। मैं चाहूंगा विकास कुमार सिंह जरा संक्षेप में, चूंकि समय को देखते हुए, और आपसे मैं यही कहना हमारा चाहूंगा। आग्रह है सबसे, मतदान करिए, खासकर जो यंग बच्चे हैं, और जो एक मिथ बना हुआ है जिसका फायदा सब लोग उठा रहे हैं कि अपने अपने आप को काम करके मतदान करिए, कूल करके।
बहुत जोश में लोग मतदान कर देते हैं, उनको लगता है ये मौका 5 साल में एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। आप बहुत ही ठंडे दिमाग से मतदान करिए, किसी के बहकावे में ना मतदान करिए। आपका मत है, किसी के सिंबल देने से भी ना मतदान करिए। आपका मत है, आप अपने स्वविवेक से करिए और समझ के करिए। बस यही कहना है, पहले मतदान करिए फिर जलपान करिए, लेकिन मतदान अवश्य करिए और एकदम रिलैक्स होके करिए। बहुत सोच समझ के, 5 साल में एक बार निर्णय लेना है तो सोच समझ के ही करिए, ना जोश में ना बहकावे में। अपना मत दीजिए और जरूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ प्रोफेसर्स का ग्रुप जुड़ा हुआ था। सिटी ऑफ खबर द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम चल रहा था चुनावी चर्चा, जिसमें बहुत ही सकारात्मक बातें यहाँ पर निकल कर आई इन लोग के बीच में, और बहुत अच्छी बात दर्शकों के बीच से भी सुझाव आया। अब जो अगला कार्यक्रम जो होने वाला है, एक खास प्रबुद्ध नागरिकों के बीच में होने वाला है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।